तो दोस्तों आज हो गया 16 अप्रैल 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी होता समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की चौथी लहर का सामना कर रही दिल्ली ने रोजाना के नए मामलों के लिहाज से देश के आर्थिक राजधानी मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में बुधवार को कोविड-19 के 17,000 से अधिक मामले सामने आने के बाद यह सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर बन गया है। आपको बता दें कि आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में अब तक एक दिन में सबसे ज़्यादा 11,163 मामले 4 अप्रैल को दर्ज किए गए थे। वहीं बुधवार को बेंगलुरु में संक्रमण के 8,155 और चेन्नई में 2,564 मामले सामने आए थे, जो शहर के रोज़ाना के अब तक के मामलों में सबसे ज़्यादा है। वहीं पुणे में वैश्विक महामारी शुरू होने के बाद से सबसे ज़्यादा 12,494 मामले 4 अप्रैल को दर्ज हुए थे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को कोविड-19 के 17,282 नए मामले सामने आए थे, जो कोरोना वायरस प्रकोप शुरू होने के बाद से सबसे ज़्यादा है, जबकि 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस तरह से रोज़ के मामलों के लिहाज से देखें तो दिल्ली बड़े अंतर के साथ मुंबई से ऊपर आ गई है। आज की दूसरी बड़ी खबर। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में आरोपित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि उमर खालिद को केवल इस बात के लिए जेल में कैद करके नहीं रखा जा सकता कि भीड़ में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जाए और उन्हें मामले में गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि उमर खालिद पर इन दंगों की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस ने कहा था कि दंगों से पहले 8 जनवरी 2020 को खालिद ने ताहिर हुसैन और अन्य से शाहीन बाग इलाके में मुलाकात कर दंगों की साजिश रची। इसके लिए पहले से तैयार रहने की योजना भी बनाई गई। दिल्ली पुलिस ने खालिद को हिंसा की साजिश में सक्रिय भूमिका निभाने के आरोप में आतंकवाद निरोधक कानून यानी UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच संघर्ष के बाद पिछले साल 24 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, गोंडा, चांदबाग, शिव विहार, भजनपुरा, यमुना विहार इलाके में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। इस हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत भी हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। आज की तीसरी बड़ी खबर। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की वजह से चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर 24 घंटे का बैन लगा दिया है। इस दौरान वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। उन पर यह बैन कल शाम 7 बजे से लागू हो गया है और शुक्रवार शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। आपको बता दें कि दिलीप घोष पर यह कार्रवाई शीतलकुची को लेकर दिए गए बयान की वजह से हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई अन्य जगहों पर भी इस तरह की घटनाएं होंगी। गौरतलब है कि कूच बिहार के शीतलकुची में चौथे चरण के मतदान के दौरान एक बूथ पर हिंसा में 4 लोग मारे गए थे। CISF और चुनाव आयोग के मुताबिक भीड़ के हमले के बाद सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी थी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया है कि आयोग दिलीप घोष को सख्त चेतावनी देता है और सलाह देता है कि इस तरह के बयानों से बचें। चुनाव आयोग ने मंगलवार को उन्हें नोटिस जारी किया था। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि दिलीप घोष पर कार्रवाई की जाए। आज की चौथी बड़ी खबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहली बार ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी की तरह राहुल गांधी ने भी राज्य में कट मनी का मुद्दा उठाया है। बुधवार को उत्तर दिनाजपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां आपको नौकरियां पाने के लिए भी कट मनी देनी पड़ती है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने कभी बीजेपी से गठबंधन नहीं किया, लेकिन ममता बनर्जी ने अतीत में किया था। आपको बता दें कि ममता बनर्जी पर निशाना साधने के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा है कि भाजपा बंगाल को बर्बाद और विभाजित करना चाहती है। वे असम और तमिलनाडु में भी यही कर रहे हैं। भाजपा सोनार बंगला बनाने की बात कर रही है, लेकिन उसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। भाजपा के पास नफरत और हिंसा के अलावा देने के लिए और कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये बताने को आया हूँ कि पिछले 60 साल से आप लोग ने कभी कांग्रेस को वोट दिया तो कभी वाम को वोट दिया और फिर 10 साल से बंगाल में TMC की सरकार है। ये मुर्शिदाबाद का जिला है और यहां पर आप देखते हैं कि बरसों से आपने कांग्रेस को वोट देकर यहां पर कामयाब किया। और आपको साफ पीने का पानी भी नहीं मिलता है। पानी का रंग लाल है और यहां पर हमारे बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कूल का इंतजाम भी नहीं है। कांग्रेस को कई मर्तबा यहां पर आपने यहां का MLA बनाया, मगर आज आप देखते हैं कि मुर्शिदाबाद जिले में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है।
जहां पर हमारे बच्चे और बच्चियां आला तालीम को हासिल कर सकें। मुर्शिदाबाद जिले में सागरदिघी में हमारी माँ और बहनें एक बहुत बड़ा तबका बीड़ी को रोल करता है, बीड़ी बनाता है। आज खुद आप देख लीजिए कि बंगाल में अगर मुस्लिम अक़लियत पसमानदा है, उनसे इंसाफ नहीं मिला, तो इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक हम पर भी आयद होती है। मेरी आपसे गुजारिश है, खास तौर से हमारी माँ और बहनों से, कि 26 तारीख को आप अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपना वोट देकर महबूब आलम को कामयाब करिए। बरसों आपके पास कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, आप हालत मजबूरी में कभी टीएमसी को या कभी कांग्रेस को वोट देते थे। आज मजलिस आपके दरमियान में है और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि सिर्फ असेंबली इलेक्शन तक नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक बंगाल की सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाकी रहेगी। ये पहला और आखिरी असेंबली इलेक्शन नहीं है, बल्कि हर असेंबली इलेक्शन में हम मुकाबला करेंगे। जिला परिषद का हो, जिला पंचायत का हो या फिर लोकल बॉडी का हो, और इंशाअल्लाह ताला वक्त भी आएगा जब मजलिस का उम्मीदवार मुर्शिदाबाद की पार्लियामेंट की सीट से भी मुकाबला करेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने वोटों से अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए। आज हर आदमी, हर पार्टी आकर आपसे कहती है कि हमको वोट दीजिए। सवाल ये पैदा होता है कि आपने क्या हासिल किया। आज बंगाल में मुस्लिम अक़लियत का हाल ये है कि सब कोई कहता है कि हमको वोट दे दो, मगर हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सिर्फ 6% मुस्लिम अक़लियत की नौकरियां गवर्नमेंट में दी जाती है। सिर्फ 11% हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में तालीम हासिल कर रहे हैं। 16% मुस्लिम लड़कियां और लड़कियां ऐसे हैं जो 9 साल और 14 साल के दरमियान में है, जो कभी स्कूल को नहीं गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बंगाल की जेल में 38% मुस्लिम पॉपुलेशन अंडर ट्रायल है। हर मैदान में हम पीछे हैं। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि ये नाइंसाफी का अगर खात्मा करना है तो हमको आपको मिलकर अपनी पार्टी जिसका इम्तियाजी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर वोट देकर कामयाब करिए। ये कांग्रेस पार्टी की ही वजह से, कांग्रेस पार्टी की कमजोरी ही की वजह से आज नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम है। कांग्रेस पार्टी की नाकामियों का खमियाजा आपको हमको भुगतना पड़ता है। अगर कांग्रेस पार्टी अच्छी होती तो इस देश में बीजेपी कामयाब नहीं होती, मगर कांग्रेस पार्टी की ही वजह से आज पूरे मुल्क में एक नफरत का माहौल पैदा हो चुका है। अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर आयद होती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि यही कांग्रेस पार्टी थी जब बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए थे। यही कांग्रेस पार्टी थी जिसके दौर में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। यही कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में थी, पावर में थी, जब दिल्ली की सड़कों पर मासूम सिखों के खून से होली खेली गई थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी हर भारत में हर रियासत में खत्म हो चुकी है। आज यही कांग्रेस पार्टी के लोग असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आए हैं। मैं हमारे गयूर भाइयों से कहना चाहूंगा, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से कहना चाहूंगा, यही कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना जैसी फिरका परस्त पार्टी को सपोर्ट करके वहां पर उद्धव ठाकरे को अपना चीफ मिनिस्टर बनाती है। यही कांग्रेस पार्टी जिसकी सपोर्ट कर रही है महाराष्ट्र में, वो शिवसेना का उद्धव ठाकरे असेंबली में खड़े होकर कहता है कि हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन मुल्क में हमको बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकना है, बीजेपी को शिकस्त देना है।
क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, देश का तो काम नहीं कर सकते, मगर वो हमेशा इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश की जो खूबसूरती है, भाईचारगी है, मोहब्बत है, इसका डाइवर्सिटी है, इसको हमेशा के लिए कमजोर करके रख देना।